इसी पर चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र टू बिहार गठबंधन आखिर कितना तैयार। परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। चरण सिंह सापरा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप देख रहे हैं जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद दुबे जी प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के। कृष्णा हेगड़े प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत डॉक्टर अजय आलोक आपसे। ये बिहार में एनडीए का फॉर्मूला यूज एंड थ्रो वाला है क्या, कि जब चाचा की जरूरत थी तो चाचा को साथ रखा, भतीजे को फेंक दिया, और अब भतीजा चाहिए तो चाचा का इस्तेमाल तो हो ही गया है, थ्रो हिम आउट। बाहर किसने फेंका या कौन बाहर गया? ना किसी ने फेंका ना कोई गया। पशुपति पारस बिल्कुल सम्मानित नेता हैं एनडीए के और एनडीए में मजबूती के साथ बने हुए हैं। फेंकने उकने की बात कहां से आ गई है? और दूसरी बात कि एनडीए बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और सारी सीटों की हमने घोषणा भी कर दी है कि कौन कहां लड़ेगा, और एक दो दिन में विधिवत कैंडिडेटों की घोषणा हो जाएगी। रोमाना जी, हमारे यहाँ कोई घमंडिया टाइप का चक्कर नहीं चल रहा है ना कि एक दूसरे को आप कह रहे हैं बाहर कौन गया, बाहर किसने फेंका? कोशिश कर रहा है। मंत्रिमंडल से बाहर चले गए सर, इस्तीफा स्वीकार हो गया सर, जानते हैं ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सुनी थी पशुपति पारस की या नहीं? कह रहे थे मैंने वफादारी की और मेरे साथ नाइंसाफी हुई सर। मीडिया में आकर मतलब खुलकर बोलकर गए पूरे तरीके से। देखिए, अब आप इतनी लीपापोती करेंगे लेकिन मामला संभलेगा नहीं ना। वो मैंने भी हाँ आइए ना। नहीं, मैंने भी सुना उनका बयान मैंने भी सुना, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां बर्तन ज्यादा होती है तो आवाज भी वहीं होता है। तो आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल हमारा किचन बिल्कुल सही है, सारे बर्तन सही हो जाएंगे। मैंने कहा वो बहुत सम्मानित हैं, उन्हें सम्मानित जगह ही दी जाएगी एनडीए में। इसकी पूरी गुंजाइश भी है, संभावना भी है और ऐसा होगा भी। मतलब हाजीपुर सीट से जो वो बार बार कह रहे हैं कि वो ताल ठोकेंगे, वो चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे हाजीपुर सीट से, और तब भी बीजेपी और एनडीए जो है उनका सम्मान करेगी, आप ये कह रहे हैं, है ना? ऐसा है कि पहले वो उतरेंगे, चिराग पासवान के खिलाफ उतरेंगे, एनडीए के खिलाफ उतरेंगे। ये कयासबाजी अगर है, जब उतरेंगे तब देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल एनडीए में है, सम्मानित हैं और हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं, उसमें कहाँ दिक्कत है। अब भविष्य में कोई ऐसा करेगा तो फिर ऐसा होगा, उस पर राजनीति थोड़ी ना करने जाएंगे। जो वर्तमान में चल रहा है, जो घटित हो रहा है, वही यथार्थ है। पर सर फिर लोग तो ये कहना शुरू कर देंगे ना कि ऐसे सम्मान से तो भगवान ही बचाए, मतलब जैसा सम्मान पशुपति पारस के लिए एनडीए में आप लोगों ने दिखाया है। खैर, इसी सम्मान पर बात कर लेते हैं। चरण सिंह सापरा जी का रुख करते हैं। चरण सिंह सापरा साहब, सुना ना आपने डॉक्टर अजय आलोक को, कह रहे हैं सम्मान है उनके लिए, यूज एंड थ्रो का कोई सवाल ही नहीं उठता। कह रहे हैं वो कौन सा बाहर चले गए, और ये सब तो कयास हैं कि वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, महागठबंधन में जाएंगे या महागठबंधन उनका समर्थन कर देगा हाजीपुर सीट से अगर वो भतीजे के सामने ताल ठोकेंगे। चरणजीत सिंह सापरा। देखिए, बिहार के अंदर फिलहाल तो ये स्थिति नजर आ रही है कि एनडीए गठबंधन के अंदर बहुत सा आपस में इनके मतभेद हो चुके हैं। जिस तरह से पशुपति पारस जी ने वहां पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जाहिर रूप से कहा कि मैंने तो ईमानदारी से इनका साथ निभाया, लेकिन इन्होंने मेरे साथ में विश्वासघात किया है। और फिर अगर चिराग पासवान अभी इनके साथ में है भी, तो नीतीश कुमार को भी ये तय करना पड़ेगा कि वो चिराग पासवान को कितना आगे बढ़ना देंगे। नीतीश कुमार क्या ये भूल जाएंगे कि चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा के चुनाव में करीबन 130 या 135 सीटें ऐसी थी जहां पर उन्होंने अपने उम्मीदवार दिए थे, जिस वजह से नीतीश कुमार को जेडीयू को नुकसान हुआ, उनकी सीटें कम हुई है। तो ये बहुत बड़ा वहां पर असमंजस की परिस्थिति है कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार कितना आगे जाने देंगे, चिराग पासवान अपना मार्ग किस तरह से बनाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा क्या रोल अदा करेंगे, पशुपति पारस क्या रोल अदा करेंगे। और जनता ने भी ये देखा है कि नीतीश कुमार, जिन्होंने 5 वर्षों में 2 बार पलटी मार चुके हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता भी कम हुई है। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक एक नैतिकता होती है उसके ऊपर भी चोट पड़ी है, उसके ऊपर भी दाग लगा है। तो बिहार की जनता जो है वो, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन के साथ में जाएगी, निश्चित रूप से। इसीलिए हम देख रहे हैं कि तेजस्वी या फिर कांग्रेस पार्टी की जितनी भी रैलियां, जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें जन समुदाय जो है वो भारी संख्या में आ रहा है। राजीव जी, वाकई में
यहाँ एनडीए और एनडीए की नैतिकता को लेकर सवाल है। और जिसका जिक्र अभी देखिए सापरा साहब कर रहे थे ना, आप प्लीज इस पर जवाब दीजिए कि एनडीए के अंदर वो जिन्होंने पीठ में खंजर घोंपा, आप ही लोग चिराग पासवान पर ये आरोप लगाते थे ना, चिराग पासवान की वजह से ही आप लोगों की पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनी ना सर। वो खंजर घोंपने वाले को पीठ में आप लोग गले लगा रहे हैं, और वो जो वफादारी से साथ खड़े हुए थे उनके साथ नाइंसाफी करके उनको बाहर धक्के दे रहे हैं आप लोग। ये कर क्या रहे हैं एनडीए में आप लोग? राजीव रंजन जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सबके अतीत में कुछ न कुछ है। राजद और कांग्रेस के रिश्ते कितनी बार बने टूटे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते कितनी बार बने और टूटे। अनेक ऐसे दृष्टांत हैं कि इन्होंने रिश्ते बनाए, रिश्ते तोड़े, और प्राथमिकता के आधार पर जब आपके समक्ष 21वीं सदी में भारत को विकास की जो समृद्धि और विकास की जो ऊंचाइयां है वहां हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, जनमानस पूरी तरह से एकजुट है। राजनीतिक दल उस हिसाब से उस दायित्व के निर्वहन में अपना काम कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल क्या हुआ इसको भूलकर आगे बढ़ने के लिए जब तैयार हुए तभी उन्होंने अलायंस में शामिल होने का फैसला किया। अब इसीलिए इन सवालों के आधार पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि फिलहाल अगर आपको नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए से मुकाबला करना है तो अपनी तैयारियां मुकम्मल कीजिए। और आपकी तैयारियां अब दिख रही हैं किस तरह से आप बदहवास हैं। आपको पप्पू यादव जी, अशोक महतो जी तमाम तरह के समझौते आप कर रहे हैं, और किस तरह के बिहार के भविष्य को लेकर के आपका जो स्वरूप होगा उसके संकेत भी आपने देख लिए। अब बड़ा मसला यह है कि बिहार में ये कहना कि नीतीश कुमार जी की छवि, तो ये 20 वर्षों की, पिछले 2 दशक की जो बिहार की राजनीति का सच है, नीतीश कुमार जी की अपरिहार्यता सब लोग जानते हैं। अगर हम एनडीए के साथ हैं तो निसंदेह प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और नीतीश कुमार जी का करिश्माई साथ इस गठबंधन को 40 की 40 सीटें दिलाने में सक्षम है, इससे कि जनता का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। इसीलिए जो कुछ भी कांग्रेस के प्रवक्ता कहेंगे या इसके बाद आरजेडी के प्रवक्ता कहेंगे, ठीक है, जनता को तय करने दीजिए। और तो मतलब 40 सीटें मिल जाए एनडीए को, इस वजह से खून का घूंट पी लिया ना नीतीश कुमार ने, वरना तो चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार कैसे साथ आते? चिराग पासवान ही थे जो लगातार निशाने पर नीतीश कुमार को लिया करते थे। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हम सब ने देखा है, हम सब यहीं बैठकर चर्चा करते थे, और चिराग पासवान नहीं थे जो कहते थे कि साहब मोदी जी का तो हनुमान हूं लेकिन नीतीश कुमार को छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने ही बेड़ा गर्क किया है मेरे प्रदेश का। खैर कोई बात नहीं सर, बड़ा दिल दिखा रहे हैं आप लोग, 40 की 40 सीटें एनडीए को मिले, इस वजह से नीतीश कुमार ने खून का घूंट पी लिया एक तरीके से। तो फिर आइए नवल किशोर जी, प्रवक्ता है आरजेडी के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये करिश्माई नेतृत्व है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का बिहार में, इसके आगे दाल नहीं गलने वाली है महागठबंधन की। सुना ना आपने, राजीव रंजन जी कह रहे थे, तो फिर क्या कीजिएगा? इसीलिए ये कहीं से पप्पू यादव को लाया जा रहा है, कहीं से अशोक महतो की पत्नी को उम्मीदवार बनाया जा रहा है, और ये खिचड़ी पकाने की कोशिश की जा रही है। रोमाना जी देखिए, जो करिश्माई नेतृत्व है जिसको भाजपा और जदयू दोनों मानती है करिश्माई नेतृत्व है, उनको तो बिहार की जनता ने 39 सीट दिया था 2019 में, 39 सीट उनको दिया था। अब बिहार की जनता पूछ रही है कि आपने 39 सीट के बदले हमें क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया? क्या आपको तो हम 17 साल बिहार में रखे, क्या आप 17 महीना में जितना तेजस्वी यादव नौकरी दिए उसके आसपास कहीं आप नौकरी दे पाए हैं? विकास की बात करने वाले, डबल इंजन की बात करने वालों की पोल खुल चुकी है। जनता 10 साल के हिसाब मांग रही है, और नीतीश कुमार जी जो आगे पीछे इधर उधर भागते हुए और फाइनली उनको बार बार भाजपा के सामने कहना पड़ रहा है कान पकड़ के कि अब इधर ही रहूँगा, उधर नहीं जाऊँगा, अब इधर उधर नहीं करूँगा, गलती से चले गए थे। ये तमाम तरह की बातें जो है बिहार के जनमानस के सामने आ चुकी है। और जो पिछले समय में आपने देखा होगा जन विश्वास यात्रा हो या जन विश्वास रैली है, उसमें बिहार की जनता ने खुलकर, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में समर्थन दिखता है वैसी समर्थन बिहार की जनता ने दिखाई है। और लोकसभा में वह समर्थन का आपको प्रत्युत्तर मिलेगा कि किस तरह से एक आश्चर्यजनक
या चकित करने वाली जो खबर है वो बिहार से मिलेगी। और यही भाजपा की परेशानी है जिसके कारण वह इस तरह का बात कर रहे हैं। अन्यथा जो बिहार की जनता भुगत रही है पिछले 2 दशक से डबल इंजन के नाम पे, दोनों इंजन खराब है। मैं डॉक्टर अजय आलोक से जवाब ले लेती हूं। में नौकरी तो देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, जिस बात का जिक्र यहाँ पर नवल किशोर जी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब कुल मिलाकर मतलब लब्बो लबाब यही ना कि आप लोगों ने एनडीए के अंदर जो सीट बंटवारा वाला फॉर्मूला निकाला है वो दरअसल एनडीए में सीट बंटवारा नहीं, वो महागठबंधन की जीत का नगाड़ा है जो आप लोगों की तरफ से बजाया गया है। डॉक्टर अजय आलोक, महागठबंधन पहले नगाड़ा ले आए, उसके बाद जीत का बजाय कुछ हार का। अभी सापरा साहब ने इतनी बातें बोली, बीजेपी की बड़ी चिंता है इनको, सब कोई रिसर्च बीजेपी पे ही कर रहा है। अभी नवल भाई बोल रहे थे बीजेपी पे ही रिसर्च, जेडीयू पे ही रिसर्च। अरे अपने बारे में कहाँ है भाई? ये तो वही हाल हो गया कि मेरे घर में आग लगी हुई है, मैं दूसरों के घर में बोल रहा हूँ और देखो देखो उनके घर में पानी घुस गया है, उनके घर में पानी घुस गया, और अपने घर की आग की चिंता ही नहीं है। कांग्रेस का तो वो बुरा हाल है कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे। रोमाना जी थोड़ा मदद कर दीजिए आप इनको प्लीज। इनको लखनऊ में कैंडिडेट नहीं है, इनको वाराणसी में कैंडिडेट नहीं है, इनको रायबरेली में कैंडिडेट नहीं है, इनको अमेठी में कैंडिडेट नहीं है, इनको पटना में कैंडिडेट नहीं है, अहमदाबाद में रोहन गुप्ता टिकट लौटा देते हैं। बड़ी समस्या है कांग्रेस के साथ। अब इसके लिए भी मोदी दोषी है पक्का, और कोई दोषी नहीं है। और नवल जी कितनी नौकरियां बांटी है भाई, पेपर खुला हुआ है, और कितनी जमीन ले ली फिर से नौकरी बांट के। और जिसको नौकरी बांटे नियुक्ति पत्र दिए उसको 6 महीने से तनख्वाह भी दे देते, वो भी नहीं दे रहे हैं, वो भी अब एनडीए की सरकार को करना पड़ रहा है। अजीब तमाशा है भाई, 4-4, 6-6 फाइलें खुली हुई हैं। अरे पेपर लीक का जवाब तो दे दीजिए नवल जी, एक सेकंड, रोमाना जी कह रही थी नवल जी, अरे पेपर लीक तभी हुआ था जब बारी बारी आप दोनों के पास आऊंगी जवाब के लिए, सापरा साहब के पास भी और आपके पास भी। पहले सुन लीजिए उनकी बात पूरी। डॉक्टर अजय आलोक आइए। नवल जी पेपर तब, हाँ नवल जी पेपर तब लीक हुआ था, उस वक्त तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, और हमको आज पता चला, आज हमने परीक्षा कैंसिल कर दी बीपीएससी की, दोबारा पेपर होगा। अब तो योगी जी की तरह ढूंढना है कि पेपर लीक किसने किया, और वो जेल भी जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। भाजपा में जाने के बाद झूठ बोलना भी, झूठ एक बात करके खत्म कर लेता हूं, झूठ बोलना भी शुरू कर दिए। अरे एक बात खत्म कर ले, एक बात खत्म कर लूं फिर बोलिएगा ना आप। देखिए सिंपल बात है, पप्पू यादव आप भी जानते हैं, पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन करी। अरे पप्पू यादव तो कांग्रेस में थे ही, रंजीता रंजन उनकी पत्नी है, राज्यसभा से कांग्रेस की एमपी है, ज्वाइन कर लिया तो क्या फर्क पड़ गया? अरे आनंद मोहन के विषय में बता दीजिए ना, कभी नहीं देता। लवली आनंद और आनंद मोहन के विषय में भी बता दीजिए। आनंद मोहन तो आप ही के साथ उन्होंने छोड़ के, उन्होंने आपको छोड़ के जेडीयू ज्वाइन कर लिया, क्या कीजिएगा? आप बताइए ना अपने खबर। ने आरजेडी छोड़ के, उनके पुत्र ने आरजेडी छोड़ के, तो बताइए, पुत्र ने आरजेडी छोड़ के विधानसभा परिसर में आगे जेडीयू की तरफ बैठ गए। खबर मैं क्या बताऊं, हमने तो जेडीयू के कोटे में सीट दी है, जेडीयू जिसको लड़ाए, जिस तरह से आप कांग्रेस के कोटे में सीट दे रहे हैं कांग्रेस को। अरे अब साधु हो गए ना। यादव ने विधानसभा में तभी कह दिया था ना कि वो समझ रहे हैं कुछ मजबूरियां होंगी, इसी वजह से वो आरजेडी के साथ ना बैठकर उधर दूसरी तरफ जाकर बैठ गए हैं बीजेपी के साथ। ये कह दिया था तेजस्वी यादव ने उसी दिन विधानसभा में, चेतन आनंद जब जाकर बैठे हुए थे। हाँ, कैंडिडेट पर जवाब ले रही हूँ भाई, मैं क्यों ढूंढूं? सापरा साहब बताएंगे, उनकी जिम्मेदारी है ढूंढने की। सापरा साहब आइए, शादी करनी पड़ रही है। सापरा साहब आइए प्लीज। अच्छा, उधर भी महतो जी का ढूंढने के लिए शादी करनी पड़ रही है। वो उन्होंने महतो जी ने शादी कर ली, लेकिन सापरा साहब ये जो अभी इन्होंने गिनाया कि उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों के नाम कांग्रेस के पास क्या था, आइए। नहीं देखिए, इन्हें कांग्रेस की कितनी चिंता है और कांग्रेस की सीटों की कितनी चिंता नजर आ रही है। अरे भाई ये देखिए कि साउथ के अंदर 114 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी का नामो निशान नहीं है। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, ये विषयांतर करना चाहते हैं, ये ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये जो 2024 का चुनाव है ना, ये मोदी वर्सेस मुद्दा वाला चुनाव है। एक तरफ ये नरेंद्र मोदी जी की प्रोजेक्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के पास में मुद्दे हैं। मुद्दे क्या है? देश के अंदर महंगाई ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जो जीवन आवश्यक वस्तुओं के भाव जो बढ़ गए हैं, जो जीवन आवश्यक वस्तुएं आटा, चावल, दाल, दही, दूध, जिसके ऊपर इन्होंने जीएसटी लगा दी है, हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक जीएसटी लग गई है। आज जो एलपीजी गैस जो 1000 रुपए में मिल रही है या पेट्रोल डीजल 100 रुपए के करीब पहुंच गया है, ये मुद्दे हैं, ये जनता के मुद्दे हैं, ये धरातल के मुद्दे हैं। कृष्णा हेगड़े जी आपके पास आ रही हूं। पहले सर बताइए ना, ये मामला कहां अटक रहा है? ये महायुति में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला क्यों नहीं तय हो पा रहा सर? और अगर सब कुछ इतना ही आप लोगों के पक्ष में है सर, फिर और नए नए साथी क्यों ढूंढ रहे हैं सर? राज ठाकरे की जरूरत क्यों पड़ रही है? हेगड़े साहब पहले सत्ता जी का मैं जवाब देता हूँ। हम
40 पार्टी है, हमारा एक नेता है, एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी। इनके पास 24 पार्टी है, इनके पास अभी तक कैंडिडेट भी नहीं है। कैंडिडेट तो छोड़िए, इनके पास लोकसभा का कैंडिडेट भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट तो छोड़िए। दूसरी बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ पर भी पेज अटकी नहीं है। हमारा ऐसा है कि बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और हो सकता है मन से हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। दोनों आरपीआई जो आठवले जी है और जोगेंद्र कवाड़े जी, वो भी हमारे साथ है। हमारा एक फॉर्मेटिव गठबंधन है और 45 सीट 48 से हम जीतेंगे महाराष्ट्र में। कल सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने सभी नेताओं का मीटिंग भी बुलाया है 2 बजे। ठीक है, मुझे लगता है तब तक पूरा जो हमारा लिस्ट है वो भी बाहर निकलेगा। ठीक है, और जो राज ठाकरे जी के साथ बातचीत चल रही है हाँ। वो आज शाम तक उसका भी निर्णय। ठीक है। आनंद दुबे दूसरी जी, बात ये यह है तो कि एक मिनट सर, इसी पर एक रिएक्शन ले लेते हैं ना। पहले आनंद दुबे जी का रुख करते हैं। आनंद दुबे जी, महाराष्ट्र में आपने सुन लिया किस तरीके से महायुति उसका दायरा बढ़ रहा है, और अगर आप लोगों की बात की जाए सर, तो राजू शेट्टी से लेकर प्रकाश अंबेडकर तक कोई भी आप लोगों के साथ नजर नहीं आ रहा है, क्यों? रोमाना जी नमस्ते। देखिए, महाविकास आघाड़ी में 3 प्रमुख दल हैं, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। लेकिन 2 दिन पहले जब मुंबई में राहुल गांधी जी की न्याय जोड़ो यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा थी, उस सभा में प्रकाश अंबेडकर जी स्वयं आए थे, भाषण भी दिए। तो कौन हमारे साथ है कौन नहीं है, ये उन्होंने वहां पर उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है रोमान जी। कल 21 मार्च है, कल के दिन हमारे यहाँ सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। तीनों दलों, चारों दलों के नेता आपस में बैठकर सबके सामने बता देंगे। हमारे यहाँ कोई चिंता का विषय है ही नहीं। हमारे यहाँ एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी को हराना, नरेंद्र मोदी जी के रथ को रोकना, और उस पर हम काम कर रहे हैं। डरे हुए तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि अब की बार 400 पार, और 400 पार कहने वाले लोग राज ठाकरे जी की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से युति करने जा रहे हैं। कितना हास्यास्पद है। यह पार्टी वही पार्टी है जो उत्तर भारतीयों को मारती पीटती है, उनको अपमानित करती है, उनको जलील करती है, और उस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी युति कर रही है। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। हम तो भगवान से मना रहे हैं कि जल्दी जी मैं जवाब ले लूंगी, मैं हेगड़े जी से जवाब ले लूंगी, ठीक है, मैं हेगड़े जी से इस बात पर जवाब ले लूंगी। लेकिन आपने सुना या नहीं सुना, रोहित पवार ने जो बयान दिया था वो आपने सुना या नहीं? वो इनवाइट कर रहे थे राज ठाकरे को, वो कह रहे थे आ जाइए, महाविकास आघाड़ी ज्वाइन कीजिए, बीजेपी को हराने के लिए सब हमारे साथ। रोहित पवार अपनी पार्टी के विधायक अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र होते हैं। रोहित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, रोहित पवार अपनी पार्टी के एक विधायक है। हाँ। विधायक स्वतंत्र होता है, अपनी व्यक्तिगत बात कह सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार जी हैं। हाँ। क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि आइए राज ठाकरे जी हमारे साथ शामिल हो जाइए, हम बीजेपी को हराएंगे? ऐसा नहीं। अब हेगड़े जी से जवाब लोग करते हैं। हेगड़े जी, आपने सुना आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि ऐसा शख्स जो उत्तर भारतीयों के खिलाफ आग उगलता है उसको भी आप लोग साथ ला रहे हैं। क्या मजबूरी क्या है सर, मजबूरी क्या है? देखिए, कल पूरा दिन जो है जी और रोहित पवार जी उसको बोल रहे थे राज ठाकरे जी को कि महाविकास आघाड़ी में आइए, लेकिन राज ठाकरे जी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उल्टा संजय राउत जी ने पूछा कि भाई सुप्रिया सुले कौन है। आज आनंद दुबे बोल रहे हैं कि रोहित पवार कौन है। तो आप समझ लीजिए कि इनके बीच में क्या हो रहा है। ये तो उनके नेता को पूछ रहे कि भाई आप कौन है। दूसरी बात यह है, राज ठाकरे जी शिवसेना के ही नेता थे। उद्धव जी ने जब आला कमान संभाला वो शिवसेना छोड़ के गए। उद्धव जी अब शिवसेना से निकल गए हैं, तो राज ठाकरे जी वापस आ गए। हमारे लिए कोई नए आदमी नहीं है। वो हमारे सहयोगी थे, हमारे नेता ही थे। हम फिर से उनके साथ काम करें तो क्या बुरा क्या है? तो मतलब बगावत आप ही लोगों ने की है ना, उद्धव ठाकरे से बगावत आप लोगों ने की। पहले तो आप लोग उद्धव ठाकरे के साथ थे, राज ठाकरे को आप लोगों ने किनारे लगाया। अब उद्धव ठाकरे के बाद राज ठाकरे आपके साथ आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं इसमें क्या गलत है? क्या कह रहे हैं सर आप? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। रोमाना जी, राज ठाकरे जी का आइडियोलॉजी हिंदुत्व है और मराठी मानुस है। हमारा भी आइडियोलॉजी हिंदुत्व है और मराठी मानुस है। राज ठाकरे जी अगर हमारे साथ शामिल होते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, विचारधारा का कोई विरोधाभास नहीं है। राज ठाकरे साथ में आएंगे तो उससे बेहतर ही में होगा महायुति के लिए। डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपके पास आ रही हूँ सर। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो बीजेपी तो अलग थलग पड़ गई थी।
पहले शिवसेना में टूट, फिर एनसीपी वाली फूट, जिसके चलते महायुति बना ली आप लोगों ने। लेकिन क्या महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एनडीए के लिए मुश्किल लड़ाई है? इसी वजह से अब बिल्कुल आखिरी वक्त पर भी नए साथी तलाशे जा रहे हैं, राज ठाकरे के तौर पर जो नया नाम सामने आया है। देखिए अंजना, रोमाना जी, महाराष्ट्र में हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे थे। पीठ में खंजर भोंका उदय ठाकरे ने, मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में जाके कांग्रेस की गोद में बैठ गए। वहां पे परिवारवाद इस तरह हावी हुआ कि लगे अपने बेटे आदित्य को मुख्यमंत्री बनाने। उसके चक्कर में उनकी पार्टी टूट गई। आप कहते हैं हमने तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा, उनकी पार्टी खुद ब खुद टूट गई। यही कहानी हुई एनसीपी में। सुप्रिया सुले को आगे करने के चक्कर में अजीत पवार निकल गए आगे, हमारे साथ आगे दोनों। राज ठाकरे से संबंध पहले भी थे, आज भी हैं। अगर राज ठाकरे आते हैं तो वो कहीं ना कहीं ठाकरे परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं, और ठाकरे जी की, बाल ठाकरे की ओरिजिनल विचारधारा जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उसके साथ उन्होंने समझौता नहीं किया। भले उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, राजनीतिक रूप से वो पिछड़ते चले गए, लेकिन अपनी विचारधारा पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और आज शायद इसीलिए वो एनडीए गठबंधन में आए हैं। पर सर 2019 में तो यही राज ठाकरे थे, और नरेंद्र मोदी को हराने की कोई कसर नहीं छोड़ते थे, जगह जगह जाकर रैलियां तक करते थे, यही राज ठाकरे सर। बिल्कुल 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 आप बिल्कुल ठीक कह रही है। इसी क्योंकि 2019 में वो हमारे एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, वो अकेले लड़ रहे थे। अकेले जब लड़ रहे हैं तो उनको कांग्रेस से भी लड़ना था, हमसे भी लड़ना था, तो वो अपना राजनीतिक धर्म का निर्वहन कर रहे थे। उसको 19 को आज की तारीख में जोड़ना कहीं से ठीक नहीं है। दूसरा बात, हम राजनीतिक दल हैं, हम प्रयोग क्यों ना करें? अगर 48 में 48 हमें जीतना है तो तमाम जितने प्रयोग होंगे हम करेंगे, क्योंकि नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का है, सबको इस नेतृत्व को मानता है। और दूसरे, हमारे विपक्षी गठबंधन में नेतृत्व ही नहीं है भाई। ठीक है, पवार साहब को बोलिए उद्धव की सब बात मान लेंगे, लड़ाई अभी भी चल रही है। कांग्रेस को बोलिए जरा उद्धव को मान लेंगे, कभी नहीं मानेंगे। ये लोग तो आपस में एक दूसरे का सर फोड़ देंगे। चुनाव खत्म होने दीजिए ना। ठीक है, कांग्रेस जाएगी सर, आपने यहाँ पर कांग्रेस से लेकर शिवसेना सबको कटघरे में जो खड़ा किया है उद्धव ठाकरे पर निशाना साधकर। पहले सापरा साहब आप आइए। आपने सुना अभी डॉक्टर अजय आलोक ने कितनी खूबसूरती के साथ महाराष्ट्र के अंदर जो महाविकास आघाड़ी है उसके जरिए परिवारवाद वाले मुद्दे को लेकर आप सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। सापरा साहब, नहीं, इनके कटघरे में खड़ा करने से क्या होता है, ये तो जनता इसमें निर्णय लेगी ना। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि जो 23 सारी परिवारवादी पार्टियां हैं, वहां शिवसेना में अपने बेटे को उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाना चाहते थे, इस वजह से टूट हुई। वही तो वो स्क्रिप्ट बता रहे थे। वो बताएंगे आगे कैसे शरद पवार जो है वो सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाना चाहती थी, हकदार जो है वो अजीत पवार थे, इसी वजह से टूट हुई। आइए ना, प्लीज आइए। रोमाना जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये भली बात ही पता है कि 23 सीटें जो वो जीते थे 2019 में, वो 23 सीटें वो रिटेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो तिपैया सरकार है, एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की सरकार, उसको अब ये लोकल ट्रेन बना रहे हैं, उसमें राज ठाकरे को जोड़ रहे हैं। राज ठाकरे की पार्टी को 2019 में 0.3% ही वोट मिला था, एक एमएलए था उनका, या फिर मुंबई के अंदर मात्र 6 उनके जो काउंसलर थे। इतनी छोटी पार्टी को, यानी अब ऐसा है कि बीजेपी के लिए डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। और ये वो राज ठाकरे हैं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और जेपी नड्डा को और योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार को यह जवाब देना पड़ेगा कि ये वही राज ठाकरे हैं जो उत्तर भारतीयों को पीटते थे, उत्तर भारतीयों को गलियाते थे। जिनको वो गलियाते थे उनको बीजेपी गले लगा रही है। और राज ठाकरे को यह भी मैं बता दूं कि महाराष्ट्र की भूमि है, यह शूरवीरों की और संतों की भूमि है। इस भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद है। यहां पर गद्दारों को वोट नहीं मिलते, गद्दारों को समर्थन नहीं मिलता। और गद्दारी किसने की? बाल ठाकरे जी के जीते जी राज ठाकरे ने की, उसके बाद में यहां पर अजीत पवार ने की, फिर एकनाथ शिंदे ने की। तो महाराष्ट्र की जनता जो है वो गद्दारों के साथ में नहीं खड़ी रहेगी, ये बीजेपी को पता है। इसीलिए वो भानुमति का कुनबा बना रहे हैं, भानुमति के कुनबे को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो अपनी 23 सीटें रिटेन कर ले। उनको अजीत पवार से कोई लेना देना नहीं, उनको एकनाथ शिंदे से कोई लेना देना नहीं। अजीत पवार को कितनी सीटें दे रहे हैं? 4 सीटें दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे के पास 14 सांसद हैं। 14 सांसद वाली पार्टी को वो कहते हैं कि 8 सांसदों की सीट पर आप लड़ लीजिए। यानी क्या हो रहा है?
भारतीय जनता पार्टी इतनी फंसी हुई है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और उनको पता है कि महाविकास आघाड़ी को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, जिस तरह मैं से जवाब उद्धव ले लेती हूँ, ठाकरे सर। और कांग्रेस मैं पार्टी जवाब और देती हूँ। शरद डॉक्टर पवार अजय को आलोक, समर्थन डॉक्टर मिल रहा अजय है, आलोक, ये उन्होंने देखा महाराष्ट्र है। में बीजेपी फंसी हुई है, इसी वजह से डूबते को तिनके का सहारा। रोमाना वो जो जी। 2-2 3-3 बार रिपीट किया अभी सापरा साहब ने। आ रही हूँ सर, 1 मिनट, बस एक जवाब ले लो डॉक्टर अजय आलोक। मैं एक ही बात कहता हूं कि बीजेपी थकी हुई है, इनको दिख रही है। 303 सीट लाके हम बैठे हुए, बीजेपी इनको थकी हुई दिख रही है। महाराष्ट्र में 23 सीटें इसलिए आई क्योंकि गठबंधन था शिवसेना का, नहीं तो मैं पिछले बार भी महाराष्ट्र में 45 सीट हम जीतते। सापड़ा साहब आपका क्या होगा अपना देखिए ना, हमारी चिंता करना छोड़िए, अपनी कांग्रेस और महायुति को देख लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। उस पर ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक पिछली है। बार को मैं छोड़ मैं के आगे आगे बढ़ रही नहीं, हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ जल्दी से। आप कह रहे हैं कि कृष्णा हेगड़े जी का रुख करेंगे। कृष्णा हेगड़े जी, क्यों बना रहे हैं? कृष्णा हेगड़े जी जवाब दे दीजिए जल्दी से सापरा साहब को। वो कह रहे हैं अभी तक तो तिपैया सरकार चल रही थी, अब इसको लोकल बना रहे हैं, इसमें राज ठाकरे को भी चढ़ा रहे हैं, जल्दी आइए। और वो कह रहे हैं कि साहब ये जो बागी होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, महाराष्ट्र की जनता उनको स्वीकार नहीं करती है। इस पर भी जवाब दीजिए हेगड़े साहब। देखिए, राज ठाकरे विधायक थे, 26 कॉर्पोरेटर थे, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, 30 सीट पे वो असेंबली लड़े और वहां पर उसको 10% वोट थे। ये कह रहे हैं कि राज ठाकरे जी के पास एक विधायक थे, इनके पास तो पूरे कांग्रेस के पास तो एक सांसद है, पूरे महाराष्ट्र में एक सांसद है इनके पास, पूरे महाराष्ट्र में। अरे विधायक और सांसद में फर्क है, पता है कि नहीं? तो मैं भाई सापरा साहब प्लीज, आप बोल रहे थे, उन्होंने आपको टोका भी सुन लीजिए। सापरा साहब उनको भी सुनिए ना सर, उनको भी सुनिए। ठीक है, ठीक है। हेगड़े जी को मेरे साथ लेकर आइए स्क्रीन पर, उनको बात पूरी इनको करने समझ में नहीं आ रहा है। विधायक के बीच में चर्चा कर रहे हैं, ये क्या कोई अपनी बात कंपैरिजन है रखिए। क्या? और 2008 भाई की जहां बात लेके आ गलत रहे है, 2008 भाई की बात, सांसद हमारा 2024 विधायक में हमारे आप 2024 में हैं, अभी 2024 में हैं आप, 2008 की बात कर रहे हैं। अरे सपरा जी, टाइम लैप्स में कहा, 15 साल गुजर गए अभी। ठीक है सर। आनंद दुबे जी, क्या यहाँ पर एक मौका था विपक्ष के पास जो उसने खो दिया है? जिस तरीके से अब तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो महायुति है उसकी ताकत और बढ़ती हुई नजर आ रही है सर, और आप लोग कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आनंद दुबे जी। रोमाना जी, आपकी जानकारी के लिए बता इन दूं लोगों के कि भी दिमाग का महायुति स्विच की उड़ गया ताकत है। कितनी मजबूत है, ये जरा बारामती से जाकर पूछिए ना। बारामती में अजीत पवार को धोखा देने का काम विजय शिवतरे कर रहे हैं। विजय शिवतरे एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता है, तो इनके यहाँ जिस प्रकार सर फुटबॉल है, भगवान करे ऐसा कहीं और भी ना हो, विरोधियों क्या भी ना हो। और देखिए, जिस प्रकार अभी अजय आलोक जी को सुन रहा था, थोड़े से राजनीतिक लाभ के लिए अपने आत्मसम्मान को कैसे गिरवी रख देते हो अजय आलोक? आप तो बिहार से हो ना, आप तो बिहारी हो ना। जिस प्रकार राज ठाकरे ने बिहारियों का अपमान किया, बिहारी भाइयों को मार पीट कर भगाने का काम किया, अरे आपको तो भगा देना चाहिए ऐसे गठबंधन से। लेकिन आप फूल बिछा रहे हो, आप न्योता दे रहे हो, स्वागत कर रहे हो, छोटी सी राजनीतिक लाभ के लिए, और बड़ी बड़ी बात। ये अच्छी बात नहीं राजनीति में। तो कहीं महाराष्ट्र में राज ठाकरे से ऐसा ना हो कि उतना फायदा ना मिले जितना बिहार में नुकसान हो जाए। डॉक्टर अजय आलोक जवाब दे दीजिए चैनल पर। ठीक है आनंद दुबे जी, मैं जवाब ले रही हूँ, मैं जवाब ले रही हूँ। आइए डॉक्टर अजय नहीं, आलोक। इनको रोमाना जी, आपके चैनल पे ही हमने कोरोना के काल में देखा था कि कैसे बिहार है वो यूपी के और पूर्वांचल के लोगों को मुंबई से भगाया गया था, और मुख्यमंत्री थे उस वक्त उद्धव ठाकरे। उस वक्त तो आपने मानवता के साथ खिलवाड़ किया था, और आज आप राज ठाकरे की बात कर रहे हैं। गलत बात, हाँ? गलत बात, अपने कृत्यों की याद नहीं है कैसे मुंबई से रोमाना जी, रेलवे लाइन पे लोग मुझे- चल के लौट रहे थे। और मैं आ रही हूँ दुबे जी, आपके पास ही आऊंगी, आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। आप अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा। पूर्व मुख्यमंत्री को बदनाम किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। पूरे चैनल में कोई बदनाम नहीं किया जा रहा है। पूरे देश ने देखा कि पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली और मुंबई 2 जगह से भगाया गया। सबसे बड़े दोषी हैं उद्धव ठाकरे। नहीं, किस तरह से कोरोना में लोगों को छोड़ दिया गया था। आप विशुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं। राज ठाकरे की पूर्वांचलों को पूर्वांचली भूले नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, भूले नहीं है। आप इतने बड़े चैनल पर बैठ के थोड़ी सी राजनीतिक लाभ लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे को हाय लगा रही है, हाय लगा रही है उद्धव ठाकरे को। चलिए ठीक है, मुझे बोलने दीजिए। अब दुबे जी जवाब मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए। मुझे 10 सेकंड दीजिए, अपनी बात कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूं। मुझे 10 सेकंड दीजिए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आइए रोमाना जी,
रोमाना जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, ट्रेनों का पैसा बुक करके, केंद्र में इनकी सरकार थी, इनके रेल मंत्री थे, उसके बावजूद हमारी सरकार ने रेल का किराया भर के हमारे मजदूर भाई बहनों को गांव भेजने का काम किया, उनके भोजन पानी का इंतजाम किया, उनके रहने का इंतजाम किया। और इतने बड़े चैनल पर बैठकर झूठ फैला रहे हो केवल थोड़ा राजनीतिक लाभ लेने के लिए। आपको लाभ नहीं मिलने वाला। सर झूठ आपको बोल रहे बिहार में भी हैं, हारना चैनल पे होगा, सब लोगों ने आपको देखा महाराष्ट्र था में भी हारना किस तरह से होगा। रेलवे ट्रैक पे लोग आ रहे चाहे थे, कितना भी झूठ बोलिए। ठीक है सर, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। वो तो प्रोफेसर साफ हो नवल किशोर जाइएगा। का रुख करेंगे। नजर नहीं प्रोफेसर आने नवल वाले हैं किशोर, आप लोग। कुल मिलाकर यहाँ पर 24 की बड़ी सियासी पिक्चर क्या लग रही है सर? भ्रम फैलाया था। प्रोफेसर नवल किशोर प्लीज आइए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रख ली है। प्रोफेसर नवल किशोर, ये महाराष्ट्र का मामला, राज ठाकरे वाला मामला बिहार में भी मुद्दा बनेगा क्या? देखिए रोमाना जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही आश्चर्यजनक है। वो कैसे, आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब की बार 400 पार, 400 में कहती है कि 300 भाजपा की होगा। तो ये 38 पार्टियों का क्या कर रही है? नंबर एक। नंबर दो, अभी अजय आलोक भाई भाजपा में जाने के बाद झूठ और भ्रम फैलाना वो भी सीख लिए हैं लगता है नागपुर से। अरे भाई, परिवारवाद चिराग पासवान के समय में कहाँ चला गया? अभी आप बोल रहे थे कि राज ठाकरे वो ठाकरे परिवार से आते हैं, यहाँ पर कोई परिवारवाद नहीं है, फडणवीस परिवारवाद नहीं है, सिंधे को जब कह रहे हैं कि नहीं वो उनका उत्तराधिकारी यही है। जब आप इस तरह का झूठ और भ्रम फैलाते हो, आपकी बेचारगी दिखती है कि कितना बेचारा साबित हो गए हो इस भारतीय राजनीति में। और पूरा का पूरा जो बोल रहे हो ना, 40 सीट आप बिहार में हारने वाले हो और महाराष्ट्र में भी आपकी वही हालत होने वाली है। यही आपकी बेचैनी है। बिहार से शुरू होगा और महाराष्ट्र में समाप्त होगा। आपने देखा होगा और सुना भी होगा, जो तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र के भाषण में बोला था वो आपको समझ में आया होगा कि क्या हालत है। और बिहार की जनता ने सड़कों पे आकर रात के 2-2 बजे जो संदेश दिया है कि जो 17 महीना में काम हुआ है वो भाजपा और जदयू मिलकर 17 साल में नहीं कर पाई है, वो चीज़ देखकर आपकी बेचैनी बढ़ी है। इसलिए कुछ भी झूठ बोलने के लिए आप तैयार हैं और भ्रम फैला रहे हैं। इसके अलावा आपके पास न कोई मुद्दा है। जनता आपसे हिसाब मांग रही है कि 10 साल का 20 करोड़ नौकरी कहाँ गया? जो वित्त मंत्री बिहार में 2020 में बोली थी कि 19 लाख रोजगार देंगे, उन्होंने 20 महीना में कौन सा रोजगार दिया? और यूपी हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे बिहार में जब भाजपा हो, केवल पेपर लीक ही तो होता है। और क्या होता है वहाँ पे? आप बिहार से शुरू होगा, महाराष्ट्र में खत्म होगा। और ये शुरू और खत्म जो है वो एनडीए के सफाई की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, सुना आपने नवल किशोर जी को, जवाब दीजिए। रोमाना जी इन्होंने परिवारवाद की बात कही, तो नवल भाई को मैं बता देता हूं कि आने वाले भविष्य में जब तेज प्रताप राजद से अलग होके बाकियों के साथ नई पार्टी बनाएंगे ना, तो मैं उसे परिवारवाद नहीं कहूंगा, क्योंकि परिवारवाद से त्रस्त होकर तेज प्रताप अलग पार्टी बनाएंगे। चिराग पासवान परिवारवाद आप आरोप नहीं लगा सकते हैं, वो पार्टी खत्म हो गई जो रामविलास जी ने बनाई थी। नई पार्टी बनाई है, नई पार्टी गठन करके अकेले उसके लीडर बने और आज अपने आप को स्थापित किया। यही बात अजित पवार पे भी लागू होती है, यही बात एकनाथ शिंदे पे भी लागू होती है। परिवारवाद इसमें नहीं आएगा। अब लेकिन राजद जब टूटेगी ना, तेज प्रताप आएंगे ना, तब वो परिवारवाद नहीं होगा। अब सुनिए तो सही, मैंने आपको टोका नहीं, मैंने आपकी सारी बात आपकी सुन ली भाई। परिवारवाद का मतलब एक बहुत नवल भाई, मैंने आपको रोका नहीं, मैंने आपको रोका नहीं। उसके बाद जवाब मुझे बस खत्म करने दीजिए ना सर। उनकी तारीफ में कसीदे, उनकी बात सुनकर पढ़ दीजिएगा, तो लीजिए ना डॉक्टर अजय आलोक को। उसके बाद हंस लीजिएगा, जितनी तारीफ करनी है कर दीजिएगा, जहां वो बेहतर थे बता दीजिएगा, लेकिन पहले सुन लीजिए और मुझे भी सुनने दीजिए सर। उनकी बात तो समझ में आए ना। एक सेकंड प्रोफेसर साहब, आइए डॉक्टर अजय आलोक। जरूर। परिवारवाद से हमारा सिंपल यही मतलब है कि पुत्र अपने पिता को अपनी जगह पे मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का देखना चाहता है और उसको स्टैब्लिश करने के लिए कुछ भी करता है, चाहे वो शिवसेना उद्धव में हो, चाहे वो आरजेडी में हो, चाहे वो सपा में हो। मैं कह रहा हूं कि उसी परिवारवाद की कलह का कारण बना। चलिए ठीक है, समय मेरे पास इतना ही है, वही परिवारवाद मेरे पास इतना ही है। चलते इस शो में लास्ट कमेंट लेते हैं। सापरा साहब जल्दी से आइए। महाराज जी 20 सेकंड का समय मुझे दीजिएगा। कोई औकात ही नहीं है, क्या बनेगा? आप क्या सापरा साहब आइए, आप ही से पूछा है मैंने। हाँ, क्या देखिए रोमाना जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि परिवारवाद पर बात करते हैं तो राज ठाकरे अपने बेटे को लेकर के गए अमित शाह के पास में, अमित ठाकरे को, तो वो परिवारवाद की परिभाषा अलग हो जाती है।